हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस मैगजीन में हम लोग कवर कर रहे थे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि आप लोगों के यूपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम है 26 मई को, उसके ओरिएंटेड करके इस मंथली मैगजीन को रेगुलर कवर किया जाता है हिंदी मीडियम में, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने मई की कवर कर ली है। और अगर मैं बताऊं आपको कि जून की भी कवर हो चुकी है, जुलाई की भी हो चुकी है, अगस्त की भी और सितंबर की भी। और ये अभी हमारी अक्टूबर की मैगजीन शुरू हुई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर नवंबर की कब से होगी, नवंबर की कब से होगी। तो उस पे अभी मैं आपको बताऊं कि नवंबर की अभी कोई मैगजीन नहीं आई है विजन आईएएस की। अगर आई भी है तो वो केवल अभी इंग्लिश मीडियम की है, ठीक है। अभी हिंदी मीडियम की आने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लगेगा। तब तक हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने पॉलिटी कवर किया था, आईआर कवर किया था, इकोनॉमिक्स भी कवर किया था, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी क्लास करेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स वाले जो टॉपिक होते हैं ना, संक्षिप्त वाले, उसके 10 से 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और अगर आप लोग पीडीएफ इसकी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल की क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें संक्षिप्त सुर्खियों को भी कवर किया था, और जो नोबेल प्राइज में जो श्रम बल में भागीदारी थी महिलाओं की, जो कि मिला है गोल्डन को, तो उस पर हमने डिटेल से चर्चा की थी। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में भी, यानी कि जो न्यूज इन शॉर्ट टॉपिक हैं ये वाले, तो इसमें भी हम लोगों ने 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज हम शुरू करेंगे इसको जीएसटी वाले टॉपिक से, ठीक है। तो कार्ड टोकनाइजेशन हमने कंप्लीट किया था, और आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा इसमें, वो शुरू होगा आपका जीएसटी के पॉइंट से। तो हम शुरू करते हैं। क्या बात है जीएसटी की, अभी क्यों चर्चा में है? तो जीएसटी परिषद की दोस्तों 52वीं बैठक आयोजित की गई है। ध्यान देना, जीएसटी परिषद कब शुरू किया गया? 2017 से शुरू की गई थी जीएसटी के बारे में सारी जानकारी। और ये अगर हम बात करें तो 52वीं बैठक थी, 52 बैठक। तो इसके बारे में जरा जानेंगे कि परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई थी। तो सबसे पहली बात है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास एक तरह के सरकारी प्राधिकरण है, और उन्हीं के तरह जीएसटी से छूट के लिए पात्र हैं। तो अभी तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई जो जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास हैं, ट्रस्टी हैं, वो सरकारी प्राधिकरण के रूप में माने जाते हैं, और इसलिए उन्हें जीएसटी से क्या है, छूट मिल सकती है, उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी उस पर हम बात करेंगे कि जैसे सीरा होता है जो, उसकी जीएसटी दर को 28 से घटाकर सीधे 5% करने की सिफारिश की गई। अभी अभी सिफारिश की गई है, हुआ नहीं है। ये सीरा क्या होता है, अगर आप देखोगे तो जो गन्ने का जूस बनता है दोस्तों, जो गन्ने की चीनी मिल होती है, शुगर मिल होती है, वहां पर आपको गन्ने के जूस के साथ साथ क्या होगा कि सीरा भी बनता है। सीरा एक तरीके से लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है। जो लोग गन्ने की चीनी मिल से संबंधित रहे होंगे, हालांकि मैं रहा हूं, मेरे फादर उसमें जॉब करते थे, तो अब तो खैर रिटायर हो गए मेरे पिताजी वहां से। तो मैंने उसको देखा है सीरे को, और सीरे का निर्माण करने के साथ हम उसको एथेनॉल के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो हमारी वेब सीरीज थी यूपीएससी एस्पिरेंट, उसका जो सेकंड सेशन आया था, सीजन आया था संदीप भैया वाला, तो उसमें आप देखोगे कि मुरादाबाद रामपुर के डीएम साहब बन जाते हैं हमारे अभिमन्यु जी, और वहां पर सीरे की फैक्ट्री को प्रमोट किया था कि ताकि एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अभी आगे मैं बताऊंगा भी। तो सीरे का जो जीएसटी है वो 28% से घटा के 5% करना चाह रहे हैं, जिससे चीनी मिले गन्ना किसानों को त्वरित भुगतान कर सके। मतलब गन्ना किसानों का जो भुगतान होता है उसमें मान लीजिए कि अब कंपनी को या चीनी मिल को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसमें से उसे 280 रुपए क्या करना पड़ता है, यानी 28% के हिसाब से 280 रुपए सरकार को देना पड़ गया। और इस तरीके से केवल 620 रुपए ही केवल उसके पास बचते हैं। कितने बचते हैं? 720 रुपए बचते हैं। और 720 रुपए की वजह से जो संस्था होती है उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, जिससे वो गन्ने का भुगतान नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में अगर ये 5% ही केवल टैक्स रहेगा तो ये पैसा बचेगा दोस्तों। अब केवल 50 रुपए कट रहा है, और आपका कितना बच गया? लगभग 230 रुपए इसकी वृद्धि हो गई, और ये 230 रुपए इसमें बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप करोड़ों और लाखों में अगर आप इस चीज को शो करेंगे, यूज करेंगे, इमेजिन करेंगे, क्योंकि चीनी मिल में छोटा मोटा भुगतान तो होता नहीं है, तो बड़े स्तर का भुगतान होता है। तो इस स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी इनकम बचेगी, जो गन्ना किसानों को त्वरित भुगतान किया जा सकेगा। यहां पर अब हम देखेंगे कि
मानव उपभोग के लिए जो अल्कोहल युक्त मदिरा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जिसको हम ईएनए, को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की भी सिफारिश की गई है। यानी जो हम लोग, यानी जो ह्यूमन बॉडी जो अल्कोहल पीते हैं लोग जो है, और उस अल्कोहल युक्त मदिरा में जब निर्माण किया था अल्कोहल के साथ मिलाकर, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। और जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई, तो ये तो चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि जीएसटी एटी का मतलब होता है अपीलिएट ट्रिब्यूनल। क्या होता है? अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों को अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करना होगा। अब यहाँ पे जो जीएसटी का अपीलिएट ट्रिब्यूनल है इसका गठन किया जा रहा है, तो इसके सदस्यों की जो योग्यता होगी उसको हम 2017 और 2021 इन दोनों को मिलाकर जो है कि हम संरेखित करेंगे इनके प्रावधानों को लेकर योग्यता के लिए। एक तो सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी जो बना था, तो 2017 में सेंट्रल जीएसटी, और उसके बाद जो अधिकरण बनाया गया ट्रिब्यूनल, तो उसके सुधार अधिनियम 2021 को ध्यान में रखते हुए हम इसकी योग्यता तय कर रहे हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी वो 50 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप जीएसटी का सदस्य बनना चाह रहे हैं या अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 50 साल की उम्र कंप्लीट कर लेनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा में आपको सदस्य बनना है, सांसद बनना है, तो आपको 25 साल की चाहिए होती, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होती, तो ऐसा नहीं होता है। और उनका कार्यकाल क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष। इसमें कि अध्यक्ष का हो जाएगा 70 वर्ष और 67 ईयर्स किसके लिए चाहिए? सदस्यों के लिए चाहिए। और जीएसटी परिषद के बारे में अगर हम बात करें जो ये डिसीजन लेती है, तो संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई, जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। और इस हिसाब से ये कैसी संस्था हो गई? संवैधानिक निकाय हो गई। अब कहीं आप लोग ये मत गलती कर देना कि सर इसको तो 2017 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाया गया या अधिनियम के माध्यम से, तो ये पता होना चाहिए कि जब अनुच्छेद का प्रावधान जुड़ रहा है कहीं पर तो ये संवैधानिक हो गया। और इसके लिए संवैधानिक संशोधन कौन सा किया गया था? 101 नंबर का संवैधानिक संशोधन 2016 में किया गया था। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 102 नंबर का, 103 नंबर का, 104 नंबर का और 106 नंबर का, ये सभी संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और अब बात करेंगे अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, यहाँ पर कौन होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन हो गए? निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वही इसकी अध्यक्ष होंगी। सदस्य की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, केंद्र के भी जो वित्त मंत्री होते हैं और एक वित्त राज्य मंत्री होते हैं या राजस्व प्रभारी, ये शामिल होंगे। दूसरे, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तभी तो जीएसटी जो है कि संघवाद का ढांचा प्रस्तुत कर पाएगी, क्योंकि इसमें राज्य के भी लोगों को शामिल करना है। वहीं मतदान के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 33% है। इट मीन्स की जो 100% हिस्सेदारी थी, इसमें 33% तो दे दी गई केंद्र को और 66% दे दी गई स्टेट को। तो इन दोनों के सहयोग से ही इसका निर्णय होगा, और जिसके लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है कि 4 में से जब तक 3 सदस्य शामिल नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे किसी बिंदु पर, तब तक जो है कि वहां पर मतदान नहीं होगा या उसका निर्णय नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक और जानकारी इससे संबंधित हम समझेंगे कि जीएसटी का एक अपीलिया यानी कि अपीलिएट ट्रिब्यूनल जिसको हम लोग कहते हैं, तो जीएसटी एटी बनता है। तो जीएसटी जो है, जो जीएसटी एटी है, ये केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय हो गया, और यह अपील का दूसरा एक मंच होता है। क्या होगा? ये अपील का दूसरा मंच होगा, यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला मंच है। ध्यान देना कि पहले तो केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो रहा है तो उसका जो है कि समाधान किया जाएगा। और दूसरा क्या है? अपील का ये दूसरा मंच है कि अगर वहां से समाधान होने के बावजूद भी किसी को अपील करनी है तो वो इस जीएसटी एटी में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कि हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कोई खास टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने स्किप किया। लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ दे दी जाती है। और वहीं IRDAI बीमा वाहक दिशा निर्देश थे, तो कुछ खास दिशा निर्देश नहीं थे, इसलिए मैंने इसको हटा दिया।
और ये टॉपिक पढ़ने लायक था दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने लायक था, क्रिटिकल और सामरिक खनिज जो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, लेकिन इसे मैंने डिटेल से जो लॉन्ग टॉपिक आते हैं ना उसमें कवर किया है। और इसके लिए आप सितंबर की मैगजीन या फिर अगस्त की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं दो मैगजीन्स में मैंने इसको कवर किया है और बहुत डिटेल से बताया है, इसीलिए मैंने इस शॉर्ट टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर दिया, क्योंकि जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है तो आप वहाँ अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानकारी और आपको विस्तार से मिल सकेगी। तो अब हम चलते हैं अपने सीधे अगले पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता। ये जो है ये आपके आरओ के एग्जाम में भी प्रश्न पूछ सकता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के भी प्रश्न पूछ सकता है, या फिर यूपीएससी भी स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछ सकता है इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार, यानी स्मार्ट सिटीज जो पुरस्कार था उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जरा देख लेते हैं कि ये जो आपका इंडिया स्टेट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट जो था ISCAC 2022, इसका आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया। अब पहला ही प्रश्न यहाँ पे यूपीएससी पूछ लेगा इस प्रोग्राम के बारे में या स्मार्ट सिटीज पुरस्कार के बारे में, पहला स्टेटमेंट देगा कि इसका आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आप कहोगे बिल्कुल सही, द्वारा बिल्कुल सही पॉइंट। वहीं अब जरा हम इसके आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये उन शहरों परियोजनाओं नवीन विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबी को दूर कर रहे हैं, अशिक्षा को दूर कर रहे हैं, भुखमरी को दूर कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा बना रहे हैं, जल का संकट कम कर रहे हैं, आर्द्र भूमियों का संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे शहर या परियोजनाएं नवीन विचारों को पुरस्कृत करता है, ठीक है। और साथ ही समावेशी, न्याय संगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है कि शहर ऐसे होने चाहिए जिसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए और जुडिशियल होना चाहिए। इट मीन्स कि न्याय संगत हो, हेल्दी हो, मतलब किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए, विवाद नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका संस्करण ये इस साल 3 संस्करण हो चुके हैं, जैसे 2018 का, 2019 का और 2020 में 3 संस्करण हो चुके हैं। यहाँ पे जो 3 स्मार्ट सिटीज के पुरस्कार मिले 3 शहरों को, पहला इंदौर आता है, सूरत आता है, तीसरा आगरा। तो आगरा अब यहाँ पे आपके यूपी आरओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल ही में जारी किए गए स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में यूपी का कौन सा शहर शामिल हुआ, तो भाई आगरा हुआ। अब अगर हम बात करें 3 राज्यों की, तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान हो गया। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में कौन सा दक्षिण भारत राज्य जो है कि इसमें शामिल हुआ, तो भाई दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु हो गया। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ जो है कि यूनियन टेरिटरीज में आता है। अब यहाँ पर अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा का रोड मैप। तो भाई क्या है, गोवा वाले बीच पे हमें फोटो नहीं खींचनी है, हमें देखना है कि गोवा वाले रोड मैप के अनुसार हम टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो G20 का जो दिल्ली का घोषणा पत्र जारी हुआ था, जब G20 की बैठक हुई थी ना सितंबर 2023 में, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी प्राप्ति के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया गया। तो इसमें 5 प्राथमिकताओं को तय किया गया, जो 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। पहला हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन MSME और गंतव्य प्रबंधन। तो इन पर फोकस करते हुए यह कहा गया कि भाई हम इन 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पे हम काम करेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर इस दिल्ली घोषणा पत्र में ट्रैवल फॉर लाइफ पहल शुरू की गई और उल्लेख किया गया इसका कि यह पहल सभी पर्यटक व्यवसायों को ऐसे सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष महत्व होता है। मतलब अगर आप पर्यटन कर रहे हो या पर्यटक का व्यवसाय कर रहे हो, टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हो, तो आप ऐसे कामों को करेंगे जिसके द्वारा पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और जलवायु की कार्रवाई के प्रति हम अपना सहयोग भी दे सकेंगे। तो ट्रैवल फॉर लाइफ का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपको घूमते फिरते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि इस G20 के रोड मैप में ये नहीं बताया गया कि घूमने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, रोजगार कहाँ से आएगा। भाई जब जेब में पैसा रहेगा तभी ना गोवा वाले बीच पे जाओगे। हम इतनी बार सोच चुके हैं यार कि गोवा जाए, लेकिन ससुरा इतना पैसा लगता है गोवा जाने का कि हमारी हिम्मत छूट जाती है। भाई पैसा हम कमाते नहीं है इतना ज़्यादा कि हम चले गोवा घूम के आए। अब सोचो यहाँ से दोस्तों उत्तर भारत से हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, पश्चिम भारत, तो 5,000 रुपये आने जाने का, वहाँ 2 दिन ठहरेंगे तो उसका भी 5,000 जोड़ लो खाने का, तो 20,000 रुपये में हम गोवा घूम के आएंगे। और यहाँ G20 के रोड मैप में कहा जा रहा है कि ट्रैवल फॉर लाइफ, कहाँ से करें ट्रैवल, तो ये भी इन्हें बताना चाहिए था। हालांकि टॉपिक पे आते दोबारा, तो पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
के सहयोग से G20 पर्यटन और SDG बोर्ड को भी शुरू किया। तो भारत का जो पर्यटन मंत्रालय था इसने ही शुरू किया। तो यहाँ पर अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना। अब जैसे जो प्रोडक्ट आप निर्यात कर रहे हो उस उत्पाद पे अगर आप शुल्क दोगे, करों की छूट करोगे, तो इससे संबंधित एक योजना आई है जो कि RODTEP, इट मीन्स की स्कीम फॉर रेमिशन ऑन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इसको शॉर्ट में कहा जा रहा है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस समर्थन को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की। यानी इसके बारे में, छूट देने के बारे में कौन चर्चा करेगा, कौन जो है कि उस पर डिसीजन लेगा, तो उस पर डिसीजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ले रहा है और ये कह रहे हैं कि इसे निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू किया गया। अब जैसे भारत का अगर कोई व्यापारी है, अगर वो कुछ अधिक से अधिक प्रोडक्ट को शुल्क कर मतलब निर्यात कर रहा है और उस पर भी आप अगर उससे ड्यूटीज ले रहे हो, एक्साइज ले रहे हो, तो वो क्यों निर्यात करेगा? उसे लगेगा यार कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेरा। अगर आप उसे निर्यात करने पे शुल्क की छूट कर दोगे, यानी कि उससे पैसे कम लोगे, तो मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं अधिक से अधिक निर्यात करूं, तो मेरे को क्या होगा कि शुल्क भी कम देना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और जब उसे प्रॉफिट हो रहा है तो देश को प्रॉफिट होगा, देश की GDP में भी सुधार होगा। क्योंकि जो आप देखोगे कि जो विदेश से जो रिजर्व आएगा, इट मीन्स की जो हमारे डॉलर की कमाई होगी, वो अल्टीमेटली जो है कि भारत की GDP को सुधारेगा। वहीं निर्यातकों को संबद्ध शुल्क करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं से के तहत छूट प्राप्त नहीं किया। यानी उन लोगों को भी जो है कि वो कर दिया जाता है रिटर्न, ये पैसा, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं किया। अब जैसे इसमें जो मुख्य रूप से शामिल होते हैं स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी उपकर, इन शुल्क और करों को इसमें शामिल किया गया है। अब निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले करों, शुल्कों पर या तो छूट दी जानी चाहिए या फिर उन्हें निर्यातकों को वापस कर दिया जाना चाहिए। या तो आप जो है कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आप शुल्क लगा रहे हो 70 रुपए, तो 70 रुपए की जगह या तो आप 30 रुपए जो है कि ले लो, 40 रुपए की छूट कर दो, या फिर आप इसी 70 रुपए को आप रिटर्न कर दो उनके खाते में। तो कोई भी सरकार जो है कि रिटर्न करना तो नहीं चाहेगी, लेकिन कहेगी ठीक है हम 40 रुपए की छूट दे देंगे, 30 रुपए जो है कि आपसे जरूर लेंगे। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे स्टेट्स होल्डर प्रमाण कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन हम प्रोजेक्ट मेरियाना के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट मेरियाना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मेरियाना को 3 BIS इनोवेशन हब केंद्रों ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। और वो 3 जो BIS जो इनोवेशन हब है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है द स्विस, दूसरा होता है सिंगापुर और तीसरा होता है यूरो सिस्टम हब सेंटर। ठीक है, ये 3 जो है कि इसमें शामिल होते हैं। तो क्या है? द स्विस, सिंगापुर और यूरो सिस्टम हब सेंटर, इन तीनों ने मिलकर ही BIS इनोवेशन के तहत प्रोजेक्ट मेरियाना को शुरू किया। तो इसका जो मतलब है कि बैंक ऑफ फ्रांस, इसका बैंक ऑफ फ्रांस हो गया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर हो गया और स्विस नेशनल बैंक के साथ विकास किया गया। तो इन तीनों ने जो है कि मिलकर विकास किया इस तरीके से। और बस इतना ही था और कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है UPSC के द्वारा कि भाई प्रोजेक्ट मेरियाना किससे संबंधित है। क्लियर है? अब यहां पर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो जैसे कि अगला टॉपिक है आपका कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। RO में सीधे रैंकिंग पूछी जा सकती है, UPPCS में जारी करता संस्थान पूछ सकता है और UPSC तो खैर डिटेल से प्रश्न बनाता ही है इससे। तो जैसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि WIPO द्वारा इसे जारी किया था वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हम लोग GII, इट मीन्स की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और किसके द्वारा जारी किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WIPO द्वारा जारी किया था 2023 में। और भारत की यहाँ पर रैंकिंग 40 बरकरार रही है। बरकरार का मतलब क्या? अब UPSC कह देगा कि क्या इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है भारत की, या क्या इसकी रैंकिंग में वृद्धि हुई है, या फिर इसकी रैंकिंग स्थायी थी। अब ये 3 स्टेटमेंट भी बना सकता है। अब अगर आपको 2022 की अगर नहीं पता होगी तो आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं थी, हम तो गलत कराएंगे। तो 2022 की भी दोस्तों 40 ही थी और 2023 की भी 40 है। इट मीन्स कि ये रैंकिंग इसकी बरकरार रही है, किसी प्रकार का इसमें कोई गिरावट या वृद्धि नहीं देखने को मिली है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा हम WIPO के बारे में पूरी जानकारी कवर कर लें, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यानी कि UNO की क्या है, ये एक विशेष एजेंसी है जिसको 1967 में एस्टैब्लिश किया गया था। 1967 में एस्टैब्लिश किया गया और यह एक संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली का विकास करती है। यही इसका उद्देश्य है कि हम किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है और संतुलित रूप में उसका विकास करें। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है।
और संगठनात्मक संरचना की बात करेंगे तो महासभा और समन्वय समिति इसके अंग होते हैं और यहीं पर इसके द्वारा कुछ प्रमुख संधियां भी की गई हैं। तो इन संधियों को जरूर देख लीजिएगा आप। जैसे आप देखोगे औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन किया गया 1990। अब जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बौद्धिक संपदा है, तो उस पर जो है पेरिस कन्वेंशन के तहत जो है कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है कि ताकि उसकी कोई पायरेसी ना कर सके, कोई चोरी ना करे, कोई अपना क्लेम ना करे। वहीं साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन किया जाता है। बर्न एक जगह का नाम है, ये जलने वाला बर्न नहीं है। तो बर्न कन्वेंशन 1928, इसके तहत अगर आपकी कोई साहित्यिक रचना है जिस पर बौद्धिक राइट मिलना चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल राइट मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी टू, वो आपको मिलेगा बर्न कन्वेंशन 1928 के तहत। और वहीं अगर आप पेटेंट से संबंधित हैं, कोई आपने नया इनोवेशन किया या कोई नई दवा की खोज की या किसी नए प्राकृतिक पौधे की खोज की या किसी भी प्रकार का आपने कोई इनोवेशन किया, तो वहां पे पेटेंट सहयोग संधि 1998 को लागू किया जाता है। हालांकि भारत इन तीनों ही संधियों का क्या है, पक्षकार है। भारत इन तीनों ही संधियों का पक्षकार है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। अब जरा हम इसके बारे में और जानते हैं कि GII, अब तो GII का मतलब समझ में आ गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये विश्व की सरकारों के लिए अपने अपने देशों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में होने वाले नवाचार आधारित बदलावों का आकलन करने पर एक विश्वसनीय तरीका है। अब जैसे मान लो भारत की रैंकिंग अगर 40 है और इसने लगभग 193 देशों का आकलन किया, तो हम कह सकते हैं कि भारत अपने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए नए इनोवेटिव आइडियाज ला रहा है, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ला रहा है, जिससे हम बदलाव देख पा रहे हैं। नो डाउट 1990 के पहले की आप बदलाव को देखिए और 1990 के बाद जब हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण अपनाया, ये सब चीजें वैश्वीकरण वगैरह, उदारीकरण, तो हमारी जो 1991 की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थी उसके बाद काफी परिवर्तन आया। तो हमने इनोवेटिव आइडियाज, फिर उसके बाद 2014 के बाद से जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो वो और भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रही है सामाजिक और आर्थिक स्तर पे, जहां से बदलाव हो रहा है। तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, इसको डेवलप कौन करता है, यानी इसको जो है कि जो प्रकाशित होती है, तो कार्नेल यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होती है और INSEAD यानी इनसीड बिजनेस स्कूल और वीपो, ये तीनों ही संयुक्त रूप से प्रकाशित करते हैं। हालांकि वीपो का जो है कि नाम सबसे आगे रहता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अब अगर हम इसके मानदंड की बात करते हैं तो इसमें जैसे कुछ संस्थाएं शामिल होती हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च शामिल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है, बाजार का परिष्करण यानी ऋण निवेश आदि कैसी स्थिति है, व्यवसाय का परिष्करण, और साथ ही साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट की बात होती है और रचनात्मक आउटपुट की। तो ये सभी नवाचार को मापने के तरीके होते हैं कि कैसे ह्यूमन कैपिटल तैयार हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, रिसर्च कैसी हो रही है, और साथ ही साथ ज्ञान प्रौद्योगिकी ये सब चीजें कैसे है, कैसे बढ़ रही है, सृजन वगैरह हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीजों पर फोकस करते हैं। लेकिन वहीं सूचकांक में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसमें आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष भी GII में पहले स्थान पे, यानी कि स्विट्जरलैंड लगातार दोस्तों ये पहले नंबर पे बना हुआ है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में नवाचार की स्थिति यह है कि भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में अग्रणी है। सोचिए, भारत पहले से ही कहता है कि हम बहुत मध्यम आय वाले देश हैं, हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं है। लेकिन विकासशील देशों की भी अगर आप श्रेणी बनाओगे ना, जैसे उसमें मान लीजिए 10 देश हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो 10 देशों में भी नंबर 1 पे भारत है। यानी कह सकते हो कि भारत में लगातार आर्थिक और सामाजिक स्तर पे नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है और जिससे परिवर्तन और बदलाव आ रहा है। लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कीर्तिमान बनाया है, मतलब बेहतर प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों ये चीजें, और ये काफी अच्छी बात है। वहीं शीर्ष 100 टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के 4 क्लस्टर इसमें शामिल हो गए। मतलब ऐसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो 100 क्लस्टर हैं विश्व के स्तर पे, उसमें 4 क्लस्टर भारत के भी शामिल है। एक तो बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। अगर आप देखोगे मुख्य मुख्य जो है कि महानगर या मुख्य शहर भी इसमें शामिल हैं, तो बस इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है कि MDBS, मल्टीलेटरल मतलब होता है बहुपक्षीय, बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे हम कहते हैं। तो ये G20 विशेषज्ञ समूह ने बिगर, बोल्डर, बेटर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। मतलब कि जो हमारे मल्टीलेटरल बैंक हैं उनको बिगर होना चाहिए, धीरे धीरे बोल्डर होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। ये तीनों ही स्तर पे इनका रिपोर्टिंग आई है। तो यह रिपोर्ट मोरक्को के मराकेश में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक में प्रस्तुत किया गया। अब जितने भी G20 के जो मेंबर हैं, अब मुझे ये बताइए भारत G20 का मेंबर है,
तो बिल्कुल है। तो यहाँ से केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। अब वो इसमें शामिल हुए थे कहाँ पर, मोरक्को में, जो मराकेश में आयोजित की गई थी वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री भी इसमें शामिल हुई थी। कौन शामिल हुई थी, निर्मला सीतारमण जी। ये दोनों ही लोग इसमें शामिल हुए। तो भारत की तरफ से ये दोनों लोग शामिल हुए। और वहीं पे ये रिपोर्ट कहती है कि हम बिगर बनाएंगे, मतलब बड़े स्तर का बनाएंगे, बोल्डर बनाएंगे, बेटर बनाएंगे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। और इनकी जो थीम है ये बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधारों पर केंद्रित है, यही थीम। ठीक है, तो कैसे होगा बहुपक्षीय सुधार, कौन से हैं बैंक। तो अगर आप देखोगे कि इसमें कहा जा रहा है कि 2030 तक एमडीबी के वार्षिक ऋण स्तरों को 3 गुना तक बढ़ाकर 390 बिलियन डॉलर करने की बात की गई। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं कि मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, गेट हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, एडीबी हो गया, एशियाई बैंक हो गया, ब्रिक्स बैंक हो गया, ये सभी बैंक जो ऋण देती हैं इनको अपनी वार्षिक ऋणदान देने की जो क्षमता है वो 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी 2030 तक। अभी इनकी क्षमता अगर बहुत कम है तो इसे बढ़ा के 390 बिलियन डॉलर तक करो, ताकि ये अधिक से अधिक जो है कि विकासशील देशों को पैसा दे सके और उनके सहयोग कर सकें। अब बात करते हैं कि एमडीबीज के वे वित्तीय संस्थान होते हैं जिनकी स्थापना विश्व के कई देश मिलकर करते हैं। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा ये शासित भी होती है, रेगुलेट होती है। जैसे उदाहरण में ब्रेटन वुड संस्थाएं। अब ब्रेटन वुड संस्थाएं जो कि 1944 में अमेरिका के एक शहर में बैठक हुई, जहां पे कुछ संस्थाओं का गठन किया गया 1944 के बाद। जैसे ये हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड देते हैं, यानी कि आईएमएफ हो गया। दूसरा वर्ल्ड बैंक भी इसी के अंतर्गत आती है। फिर तीसरा गेट, हालांकि व्यापारिक समझौते से संबंधित थी, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि आगे चल के डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो जाता है 1995 में, और इसे भी ब्रेटन वुड संस्था माना जाता है। उसी तरीके से एशियाई विकास बैंक हो गए, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग इन शॉर्ट एडीबी कहते हैं, जो भारत में लगातार योगदान दे रहा है अपना। फिर यहीं पर आप एनडीबी की बात भी कर सकते हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि दूसरे नाम से अगर हम जानते हैं उसे तो ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की जो मल्टीलेटरल बैंक्स होते हैं जो कई देशों के साथ बनाए जाते हैं समूह के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों से संचालित होते हैं। एक और आपको बैंक मिलेगा AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बैंक जो है कि इसमें आते हैं, और इनकी जो ऋण देने की जो क्षमता है 1 साल की, इसमें विस्तार करने पर ही फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी उसने कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, तो जरा उस मुख्य बिंदु पे बात करें तो आप देखोगे ये जो 3 वर्ड्स आए ना, 3 कीवर्ड्स, तो इनको समझना है। जैसे कह रहा है कि पहले मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को बेटर करना है। किस तरीके से बेटर करोगे भाई, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संबंध में बाह्य वित्त पोषण अंतराल से जुड़ी प्रमुख समस्या का समाधान करो। जैसे जो छोटे छोटे देश होते हैं, अफ्रीकन देश हो गए, लैटिन अमेरिकी देश हो गए, एशियाई देश हो गए, ये क्लेम करते हैं कि भाई हमें जो है कि वित्त पोषण के स्तर पर बहुत अच्छे से धन नहीं मिलता है। अब पाकिस्तान को ही देख लो, इतनी खस्ता हाल है, नेपाल भूटान को, इन्हें मुंह मांगी रकम नहीं मिलती वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि ये एक तरीके से लोन ही तो ले रहे हैं। और मान लीजिए उस लोन को अगर ये पूरा ना कर पाए, चुका ना पाए, तो फिर वर्ल्ड बैंक उसका हर्जाना कैसे भरेगी। जैसे आप लोग भी बैंक जाते हो और पैसा लेते हो, और अगर आप बेरोजगार हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या कृषि पर आधारित जीवन जी रहे हो, तो बैंक आपको 50 लाख रुपए नहीं देगी, बहुत करेगी 1 लाख 2 लाख रुपए दे देगी लोन, कहेगी बस भैया इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता तुम ये भी रिटर्न कर पाओ या ना कर पाओ। तो ऐसा ये क्लेम करते हैं जो छोटे छोटे देश हैं, वो कहते हैं भाई हमें रुपए नहीं मिलता ढंग से। अब पाकिस्तान जाता है, कहता है साहब मुझे 50 लाख टन, मतलब 50 लाख मिलियन डॉलर दे दो। तो वर्ल्ड बैंक कहता है भाई तेरे यहाँ तो खाने के पैसे नहीं है, तो हमारे पैसे कैसे रिटर्न करेगा, हम तुझे 50 नहीं बहुत करेंगे 1 मिलियन टन, मतलब 1 मिलियन डॉलर दे पाएंगे। नेपाल जाता है, नेपाल कहता है सर मेरी जरूरत तो केवल बस 5 मिलियन डॉलर की है, तो उसको भी कहते ठीक है तुम्हारी स्थिति ठीक है, हम तुम्हें 2 डॉलर तक दे देंगे, 2 मिलियन डॉलर तक। लेकिन वहीं जब भारत जाता है दोस्तों लोन मांगने, और भारत कहता है कि साहब मुझे जो है कि 90 मिलियन डॉलर चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक कहता है ठीक है सर आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम आपको 75 मिलियन डॉलर तक देते, 15 मिलियन डॉलर मत लीजिए, थोड़ा बहुत रिस्क हम कम करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें वो कह रहे हैं कि इन्हें बेटर करना है हमें, कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संबंध में जो वित्त पोषण अंतराल है इसकी समस्या को दूर करो, ताकि जब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के पास, एमडीबी के पास 390 मिलियन वार्षिक जो है कि हम रिकॉर्ड रखेंगे अपना स्तर बना के 3 गुना वृद्धि करके, तो हम हर देश को जो है कि लोन दे पाएंगे। साथ ही साथ जलवायु कार्रवाई के लिए हम गैर रियायती ऋण देने पर फोकस करें, और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकरण करो, और राष्ट्रीय परिवर्तन को जिससे बढ़ावा मिलेगा। और इसी तरीके से एक और पॉइंट आता है इसमें, बिगर एमडीबीज। बिगर मतलब कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को बिगर करना है। जैसे इसमें सार्वजनिक
अगर आपको नहीं हो पा रहा है मतलब सार्वजनिक वित्त, तो आप निजी वित्त को प्रोत्साहित कीजिए। वहीं अधिक से अधिक दान देने वालों की प्रतिबद्धता प्रकट की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए जो अधिक से अधिक दान देना चाह रहा है, तो उसकी प्रतिबद्धता को प्रकट करो, शो करो कि हाँ भाई ये देश बहुत प्रतिबद्ध है, ये हमें लगातार जो है कि डोनेशन देता रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समर्थन करते हुए वित्तीय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए एक ग्लोबल चैलेंजिंग फंडिंग मैकेनिज्म की स्थापना करो। जो ऐसे निवेशक है, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, बड़े बड़े सीईओ जो हैं, जैसे सुंदर पिचाई हो गए, गूगल के हो गए, सत्या नडेला हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ हैं, टाटा, अंबानी, बहुत सारे जो समूह हैं, अगर ये कहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करेंगे और हम इन सभी टारगेट्स को पूरा करने में देश की मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे, तो ऐसे स्तर पे हम वित्तीय रिटर्न के साथ जो है कि उनके लिए एक अलग से फंडिंग मैकेनिज्म तैयार करें, जहां से उन्हें पैसा आसानी से दिया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में सहयोग देंगे विश्व का। और वहीं एक आखिरी पॉइंट है बोल्डर एमडीबीज। ठीक है, बोल्डर एमडीबीज का मतलब कि कैस्केड सिद्धांत को अपनाना, मतलब कि जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण प्रदान करने से बचते हैं, वहां निजी क्षेत्र से वित्त का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखोगे, हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 1, मतलब कि 1 और 2। इसमें क्या कहा गया है कि गरीबी को दूर करो, खाद्य सुरक्षा को बचाओ। भाई गरीबी और खाद्य सुरक्षा दोनों ही ग्रामीण लोगों से संबंधित है। अगर किसान खेती नहीं करेगा, गेहूं और अन्न को नहीं उपजाएगा, तो खाद्य सुरक्षा कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का संकट बना रहेगा। वहीं दूसरा, गरीबी की बात करें तो गरीबी मुख्यतः आपको ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही दिखेगी। किसान के पास ही तो सबसे ज्यादा गरीबी है। अब यहाँ पर बैंक से अगर ये लोग लोन लेने जाते हैं सार्वजनिक बैंकों से, तो बैंक ऋण प्रदान करने से बचते हैं, आनाकानी करते हैं कि यार तुम लोग पैसा नहीं दे पाओगे, हमारा एनपीए क्रिएट हो जाएगा, और एनपीए क्रिएट होने से फिर हमें आरबीआई जो है कि अलग से डंडा करेगा, आरबीआई अलग से हमें परेशान करेगा कि तुम लोग एनपीए क्रिएट करते रहते हो। जबकि सरकार कह रही है कि लगातार देते रहो किसानों को लोन, भाई किसानों से तो उसे वोट मिलना है, तो ये वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है बोल्डर एमडीबीज के लिए कि आप निजी क्षेत्र के वित्त का प्रबंधन करोगे ताकि निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ाओ। ठीक, अब बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो मीगा है, इसको सशक्त बनाना चाहिए, जो कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी लेती है, और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं मिलकर ही तो वर्ल्ड बैंक बनाती हैं, तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करती है, ये गारंटी लेती है। मान लीजिए कि भारत ने श्रीलंका में जो अभी संकट आया हुआ था, तो वहां पे भारत ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम तुम्हें $50 मिलियन की धनराशि देंगे, लेकिन इसके लिए गारंटर कौन बनेगा, तो इसके लिए गारंटर मीगा बनेगा कि अगर श्रीलंका ने ये पैसे रिटर्न नहीं किए तो मीगा इसके लिए सख्त नियम बनाएगा श्रीलंका के लिए। या फिर चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना ने कहा श्रीलंका से कि ठीक है, मैं तुम्हें हम्बन टोटा के डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन देता हूं, और अगर तुम रिटर्न नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगा, मीगा के पास जाऊंगा। लेकिन चाइना कहता मुझे मीगा के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हम्बन टोटा ही कब्जे में कर लूंगा, तुम्हें जो कर मिले कर लेना। आखिर किया उसने, हम्बन टोटा एयरपोर्ट को कब्जे में कर लिया, छोड़ ही नहीं रहा श्रीलंका का, कह रहा नहीं पहले मेरा पैसा दो तभी छोड़ूंगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने का पॉइंट क्या था, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी, और हम इसे जो है कि कल की क्लास में कवर करेंगे। हालांकि एक भाई थे हमारे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में किया, और उनकी बात से मैं पूरा एग्री करता हूं। उन्होंने जो कहा कि सर मैं हर महीने कोशिश करता हूं कि आपकी सारी क्लासेस मिल जाएं, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगली मैगजीन आने से पहले पहले आपको पूरी की पूरी मैगजीन की क्लासेस मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों। नाराज मत होया करिए, मेरी भी थोड़ी समस्याएं, लेकिन मैं उसमें भी समय निकालता हूं आप लोगों के लिए, तो बस छोटा भाई समझ के माफ किया करिए। और कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वालिटी कंटेंट हमेशा देता रहूं, नॉलेज जितनी है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी विजन आईएएस मंथली मैगजीन पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे और चीजें आसान हो सके आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।